हेलो फ्रेंड्स। आज मैं यहाँ पर एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शंस इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करूँगा, जो कि 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर जो साइंटिस्ट दिए हैं पंचानंद माहेश्वरी, जिनका जन्म 1904 से लेकर 1966 में हुआ था। तो फर्स्ट यहाँ पर पंचानंद माहेश्वरी का जन्म राजस्थान के जयपुर में नवंबर 1904 में हुआ था। आप केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड बॉटनिस्ट थे। और ये कॉलेज के दिनों से ये हायर एजुकेशन के लिए इलाहाबाद के और वहाँ पर इन्होंने डीएससी की उपाधि प्राप्त की, डॉक्टरेट इन साइंस। फिर ये कॉलेज के दिनों में एक अमेरिकन मिशनरी टीचर्स से इन्फ्लुएंस हुए, जो जिनका नाम था डॉक्टर डब्ल्यू डर्जियन इन से होकर इन्होंने बॉटनी में स्पेशली मॉर्फोलॉजी में रुचि लेने लगे थे। उसके बाद इनके टीचर ने एक बार विचार व्यक्त किया कि यदि उनका स्टूडेंट उनसे अच्छा करता है तो उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलता है। फिर टीचर के इस विचार से प्रोत्साहित होकर उन्होंने पूछा कि आप बदले में आप अपने टीचर के लिए क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने फिर एम्ब्रायोलॉजिकल एस्पेक्ट पर काम किया तथा टैक्सोनॉमी में एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टर्स के यूज को पॉपुलर किया। फिर उन्होंने दिल्ली में बॉटनी डिपार्टमेंट की स्थापना की तथा डिपार्टमेंट आज टिश्यू कल्चर और एम्ब्रायोलॉजिकल रिसर्च के केंद्र हैं। फिर इन्होंने इमेच्योर एम्ब्रायो के आर्टिफिशियल कल्चर पर कार्य शुरू कर बल दिया। इन दिनों टिश्यू कल्चर विज्ञान के क्षेत्र में एक लैंडमार्क बन चुका था। इन्होंने टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन तथा इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशंस जैसे कार्य की पूरे विश्व में सराहना हुई और इनको फिर कई सारे प्राइज भी मिले। इसमें से फर्स्ट प्राइज की बात की जाए जो FRS था, फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। उसके बाद सेकंड प्राइज की बात की जाए तो इंडियन नेशनल साइंस अकादमी। उसके बाद अदर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस का, और इसके अतिरिक्त भी कई सारे अवार्ड इनको दिए गए। फिर इन्होंने जनरल एजुकेशन को बढ़ावा दिया तथा स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एनसीईआरटी की अगर स्थापना की बात की जाए तो 1964 यानी 1964 में आपके लीडरशिप में हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए बनी बायोलॉजी की सबसे पहली टेक्स्ट बुक को पब्लिश किया। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, तो जिसमें से हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो फर्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शंस इन ऑर्गेनिजम्स। प्रत्येक ऑर्गेनिजम्स केवल निश्चित समय तक ही जीवित रहता है। ऑर्गेनिजम्स के बर्थ से लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक टाइम लाइफ स्पॉन कहलाता है। यानी जब शुरुआत से उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में जितना टाइम गैप होता है वो उसका लाइफ साइकिल कहलाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कम से कम 1 दिन या फिर अधिक से अधिक कुछ हजार वर्ष हो सकता है, से अधिक भी हो सकता है। अधिकतर ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन इन दोनों रेंज में पाया जाता है। ऑर्गेनिजम्स में लाइफ स्पैन का उनके साइज से कोई संबंध नहीं होता है। फिर जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे पैरट और क्रोस के साइज में कोई अधिक अंतर नहीं होता है, लेकिन इनके लाइफ स्पैन में बहुत बड़ा अंतर होता है। पीपल ट्री की तुलना में मैंगो ट्री की लाइफ स्पैन बहुत ही कम होती है। लाइफ स्पैन चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऑर्गेनिज्म की डेथ निश्चित है। यहाँ पर इसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़कर कोई भी जीव इमोर्टल नहीं है। हम क्यों कहते हैं कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ नहीं होती है? तो जो हजारों वर्षों में प्लांट तथा एनिमल स्पीसीज कैसे इतनी विशाल संख्या में अर्थ पर उपस्थित हैं, रिप्रोडक्शन के द्वारा ये संख्या उपस्थित है। यानी अगर रिप्रोडक्शन होता है तभी जितने भी जीव हैं वो इस धरती पर उनका एग्जिस्टेंस बना हुआ है। ऑफ स्प्रिंग ग्रो करता है, मेच्योर होता है तथा फिर नई ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। इस प्रकार बर्थ, ग्रोथ तथा डेथ की साइकिल चलती रहती है। रिप्रोडक्शन इस प्रकार से स्पीसीज की कंटिन्यूटी को जनरेशन आफ्टर जनरेशन यानी पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखता है।
इन्होंने, जैसे हम चैप्टर 5 में स्टडी करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में स्टडी करेंगे कि कैसे रिप्रोडक्शन के दौरान जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न यानी क्रिएटेड तथा इनहेरिटेड वंशागत होती हैं। फिर बायोलॉजिकल वर्ल्ड में लार्ज डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इंडिया प्रत्येक ऑर्गेनिजम्स के पास मल्टीप्लाई करने का अपना मैकेनिज्म है, जिससे वह ऑफस्प्रिंग को उत्पन्न करता है। ऑर्गेनिज्म किस प्रकार रिप्रोडक्शन करेगा ये उसके हैबिटाट, इंटरनल फिजियोलॉजी तथा अन्य कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट होने वाले ऑर्गेनिजम्स के नंबर के आधार पर ये दो प्रकार का होता है, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें सिंगल पेरेंट द्वारा गैमीट की उपस्थिति या अनुपस्थिति में ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे का निर्माण होता है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें दो पेरेंट्स यानी अपोजिट सेक्स रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में भाग लेते हैं तथा इसमें मेल तथा फीमेल गैमीट का फ्यूज़न भी होता है। और इसमें कई सारे यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पॉन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पॉन के बारे में आपको बताया गया है कि कितने कौन सा ऑर्गेनिज्म कितने ईयर तक जीवित रहता है। ये अप्रॉक्सीमेट डेटा है, कोई कंफर्म नहीं। तो यहाँ पर अगर एलिफेंट की बात की जाए तो 65 to 90 ईयर्स दिया है। फिर रोज़ की बात की जाए तो रोज़ है 5 to 7 ईयर्स। फिर अगर डॉग की बात की जाए तो डॉग 20 to 30 ईयर्स। उसके बाद बटरफ्लाई 1 to 2 वीक। उसके बाद काऊ जो दिया है 15 ईयर्स। और फिर अगर बनाना की बात की जाए, बनाना प्लांट, बनाना ट्री, ये 20 to 25 ईयर्स तक जीवित रहता है। फिर अगर काऊ की बात की जाए तो 15 to 25 ईयर्स। और पैरट की बात की जाए तो लगभग 140 ईयर्स। और क्रोकोडाइल 160 ईयर्स। और हॉर्स 62 ईयर्स। और फ्रूट फ्लाई ये लगभग 2 वीक्स जीवित रहती है। हम चैप्टर 5 के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, लेकिन इसमें 20 to 30 डेज। फिर राइस प्लांट 3 to 4 मंथ। टॉर्टॉइज 100 to 150 ईयर्स। और फिर बनाना ट्री 200 to 300 ईयर्स तक जीवित रहता है। फिर यहाँ पर अब डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ये भी दो प्रकार से होता है, एक नेचुरल मेथड और दूसरा आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड की अगर बात की जाए तो इसमें है वेजिटेटिव प्रोपागेशन और सेकंड बडिंग, फिर फ्रेगमेंटेशन, फिर स्पोर फॉर्मेशन। और आर्टिफिशियल मेथड की अगर बात की जाए मोस्टली प्लांट्स में देखने को मिलता है, जैसे कटिंग है, क्राफ्टिंग है, लेयरिंग है, माइक्रो प्रोपागेशन है। और एनसीईआरटी में जो दिया है तो इसके अकॉर्डिंग दिया है, इसमें एक यानी सिंगल इंडिविजुअल्स पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग बच्चा पैदा होता है, यानी ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकता है। फिर इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न बच्चे न केवल एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं बल्कि अपने पेरेंट्स के भी एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। तो क्या ये ऑफस्प्रिंग एक दूसरे के जेनेटिकली भी आइडेंटिकल हैं या डिफरेंट नहीं है या फिर डिफरेंट है? तो हम बोल सकते हैं कि अगर सिंगल पेरेंट से हो रहा है तो ये आइडेंटिकल ही होगा। तो इस प्रकार के जेनेटिकली तथा मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स को क्लोन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो फिगर दिया है 1.2 सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी फर्स्ट दिया है बडिंग इन ईस्ट और सेकंड दिया है बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो आइए विभिन्न ऑर्गेनिज्म के मध्य पाए जाने वाले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का विस्तृत रूप से अध्ययन यानी डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सिंपल ऑर्गेनिजम्स के प्लांट तथा एनिमल में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली पाया जाता है। फिर फिजन प्रोटिस्टा तथा मोनेरा। तो प्रोटिस्टा मोनेरा में ऑर्गेनिजम्स या फिर पेरेंट सेल दो भाग में डिवाइड होकर नए इंडिविजुअल्स को जन्म देते हैं। इस प्रकार से इन ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन ही एक प्रकार की रिप्रोडक्शन की विधि है। फिर अगर बात की जाए बाइनरी फिजन, कई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसमें एक सेल दो भागों में डिवाइड होती है तथा प्रत्येक भाग रेपिडली ग्रोथ करके एडल्ट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम। फिर बात की जाए अगर यहाँ पर बडिंग की, तो ईस्ट में यह डिवीज़न अनइक्वल होता है
जिसमें स्मॉल बड्स बनती हैं जो शुरुआत में पेरेंट सेल से जुड़ी रहती हैं तथा बाद में अलग होकर नए ईस्ट ऑर्गेनिजम्स में मैच्योर हो जाती हैं। फिर अगला पॉइंट दिया है इसमें, स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स किंगडम फंजाई और फंजाई तथा सिंपल प्लांट जैसे कि एल्गी के मेंबर्स स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। जू स्पोर यानी क्ले माइडोमोनास, फिर कोनिडिया, पेनिसिलियम, अगर बर्ड्स की बात की जाए तो हाइड्रा, जेम्यूल्स, स्पंज। इसमें जू स्पोर्स मोस्ट कॉमन है जो कि एक मोटाइल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को 11th में पढ़ा ही होगा। आप क्या सोचते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या नहीं? तो जाहिर सी बात है। और यहाँ पर फिगर 1.3 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में दिया गया है। तो जू स्पोर्स अभी आपने देखा क्लेमाइडोमोनास में, और फिर कोनिडिया, पेनिसिलियम और जेम्यूल्स स्पंज में देखने को मिल रहा है। फिर इसमें अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसको वर्धी जनन भी बोलते हैं। फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से बनने वाले संतानों के लिए क्या क्लोन शब्द प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एनिमल्स तथा अन्य सिंपल ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से किया जाता है, जबकि प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शब्द का प्रयोग फ्रीक्वेंटली किया जाता है। फिर प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपागेशंस की यूनिट रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब हैं जो नई संतान से उत्पन्न करते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स भी कहते हैं। फिर अगर बात की जाए फिगर की 1.4, इसमें वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो फर्स्ट जो फिगर है इसमें आइज ऑफ पोटैटो, फिर राइजोम ऑफ जिंजर, बल्बल ऑफ अगेव, और टी जो दिया है यहाँ पर लीफ बड ऑफ ब्रायोफिलम, और यहाँ पर ई जो दिया है ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ, जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। फिर वाटर हाइसिंथ जो स्कोरेज ऑफ वाटर बॉडीज यानी जलाशयों की महाविपत्ति, या फिर टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं इसे। फिर वाटर हाइसिंथ स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करने वाला मॉइस्ट इन्वेसिव वीड है, और यानी बहुत खतरनाक। यह जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियों की डेथ हो जाती है। आपने ब्यूटीफुल, अच्छा ये मतलब इंडिया, ये अदर एक्सोटिक ब्रीड है, नहीं एक्सोटिक प्लांट है, इसको अदर कंट्री से लाया गया था। इसके ब्यूटीफुल फ्लावर्स और शेप ऑफ लीव्स के कारण ये इंडिया में लाया गया था। इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन की रेट असाधारण यानी फिनोमिनल होती है, इसलिए यह कम समय में पूरी वाटर बॉडी को ढक लेता है तथा इससे छुटकारा पाना काफ़ी कठिन होता है। तो इसको जितना तोड़ेंगे तो उतना ज़्यादा बढ़ता है। नई प्लांट फॉर्म यानी न्यू प्लांट फॉर्म्ड फ्रॉम नोड ऑफ मॉडिफाई स्टेम, जैसे दिया है नोड ऑफ स्टेम मॉडिफाई, जिसमें दिया है पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर और डहलिया। क्या आपने पोटैटो ट्यूबर्स के बड्स यानी आइज तथा जिंजर एवं बनाना के राइजोम से स्मॉल प्लांट से निकलते देखा ही होगा? जब नोड्स कभी डैम्प सॉइल और वाटर के संपर्क में आते हैं तो इससे रूट्स और न्यू प्लांट्स बनता है। न्यू प्लांट्स फॉर्म्ड फ्रॉम लीफ, यानी इसमें देखने को मिलता है ब्रायोफिलम के लीव्स मार्जिन पर उपस्थित नोचेस से एडवेंटिशियस बड्स निकलती हैं, जिससे नया प्लांट बनता है। गार्डनर तथा फार्मर्स प्लांट्स के कमर्शियल प्रोपागेशन के लिए इस क्षमता का लाभ उठाते हैं। फिर सिंपल ऑर्गेनिजम्स वाले ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गी, फंजाई में रिप्रोडक्शन का कॉमन मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एडवर्स कंडीशन विपरीत परिस्थितियां आने से ठीक पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल की ओर शिफ्ट हो जाता है। कैसे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है। क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन परिस्थितियों में सफल रहता है? देखो, हायर प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी वेजिटेटिव तथा सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं।
वहीं मोस्टली अगर एनिमल्स में केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें मेल तथा फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन या तो सेम इंडिविजुअल द्वारा होता है या फिर अपोजिट सेक्स यानी डिफरेंट इंडिविजुअल के द्वारा होता है। ये गैमेट आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं जो आगे चलकर नए ऑर्गेनिजम्स को फॉर्मेशन करता है। फिर एसेक्सुअल की तुलना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक इलेबोरेट या फिर कॉम्प्लेक्स तथा स्लो प्रोसेस है। इससे बनने वाली संतानें अपने पेरेंट या फिर एक दूसरे के आइडेंटिकल होती हैं। फिर विभिन्न ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स, एनिमल्स या फंजाई के अध्ययन से पता चलता है कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर तथा फिजियोलॉजी में एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन जब बात सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की जाती है तो ये सेम पैटर्न्स को अपनाते हैं। फिर वहीं पर बात की जाए अगर जुवेनाइल फेज की, तो ऑर्गेनिजम्स अपने जीवन में रिप्रोडक्टिव फंक्शनल होने से पहले जुवेनाइल फेज में रहता है, जहां वो ग्रोथ तथा मैच्योरिटी की सर्टेन स्टेज को धारण करता है। प्लांट में इसे वेजिटेटिव फेज के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में इस प्रकार का ड्यूरेशन अलग अलग होता है। फिर बात करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज की। तो जुवेनाइल तथा वेजिटेटिव फेज का समाप्त होना रिप्रोडक्टिव फेज की पहचान है। इसको हम हायर प्लांट्स में आसानी से देख सकते हैं जब वह फ्लावर देते हैं। कुछ प्लांट्स में जहां फ्लावरिंग एक से अधिक बार होती है, इस इंटर फ्लावरिंग पीरियड को आप क्या कहेंगे, जुवेनाइल या फिर मेच्योर? तो इसको जाहिर सी बात है मेच्योर का ही नाम देंगे। फिर एनुअल तथा बाइनियल टाइप के प्लांट्स वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव तथा सेनेसेंट फेज को क्लियर कट यानी स्पष्ट तरीके से शो करते हैं। लेकिन पेरिनियल प्लांट जो होते हैं मेन, इन फेजेस को क्लियरली डिफाइन करना काफ़ी कठिन होता है। कुछ प्लांट्स अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना दिखाते हैं, जैसे बम्बू प्लांट्स जीवन में एक बार ही फ्लावर देते हैं। फिर बम्बू जनरली 50 टू 100 ईयर्स यानी 50 से 100 साल के बाद फूल तथा फल देते हैं और फिर इनकी डेथ हो जाती है यानी सूख जाता है पूरा बम्बू प्लांट। फिर वहीं पर एस्ट्रोबिलंथस कुंथियाना नीला कुरंजी भी से बोलते हैं। यह 12 वर्षों में केवल एक बार फ्लावर देता है। इस प्लांट ने सितंबर अक्टूबर 2006 में फ्लावर दिए थे, उसके बाद फिर 2018 में, उसके बाद अब 30 में देंगे। बड़ी संख्या में फ्लावर देने के कारण केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के हिली एरियाज में ब्लू कालीन जैसा बिछा हुआ नजर आता है, जिसके कारण टूरिस्ट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए विजिट करते हैं। फिर एनिमल में एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से पहले जुवेनाइल फेज में मॉर्फोलॉजिकल तथा फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्टिव फेज की ड्यूरेशंस अलग अलग होती है। क्या आप ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को इंडिकेट करने वाले चेंजेस की सूची तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। एनिमल्स में बर्ड्स क्या पूरे वर्ष ईक देते रहते हैं या यह सीजनल फिनोमिना है? फ्रॉग तथा लिजर्ड्स में प्रक्रिया कैसी होती है? फिर वहीं पर नेचर में रहने वाली चिड़िया केवल सीजनली अंडे देती हैं। फिर कैप्टिविटी यानी पोल्ट्री फॉर्म्स में रहने वाली चिड़िया पूरे वर्ष अंडे देती हैं। यह ह्यूमन वेलफेयर के लिए चिड़ियों का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो कि एक नेचुरल रिप्रोडक्शन से संबंधित नहीं है। फिर प्लेसेंटल मैमल्स की फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव फेज में ओवरीज, एक्सेसरी डक्ट तथा हार्मोन्स में साइक्लिकल चेंज आते हैं। काऊ, सीप, डियर, डॉग्स, रैट, टाइगर जैसे नॉन प्राइमेट मैमल्स में रिप्रोडक्शन के दौरान आने वाले साइक्लिकल चेंजेस को स्ट्रेस साइकिल कहते हैं। जबकि प्राइमेट यानी मंकी, एप्स तथा ह्यूमंस में इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से भी जानते हैं। फिर यहाँ पर नेचुरल वाइल्ड कंडीशन में रहने वाले कई मैमल्स अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल को केवल फेवरेबल सीजन्स में दर्शाते हैं। ऐसे एनिमल्स को सीजनल ब्रीडर्स भी कहते हैं। कई मैमल्स पूरे रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं। ऐसे एनिमल्स को कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। फिर सेनेसेंस फेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव फेज का अंत होना सेनेसेंस या फिर ओल्ड एज का एक पैरामीटर माना जाता है।
लाइफ स्पॉन की इस लास्ट फेज के दौरान कुछ कॉन्कोमिटेंट चेंजेस आते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिया है, सोविंग ऑफ मेटाबॉलिज्म्स ओल्ड एज अंततः डेथ तक ले जाती हैं। फिर अगला पॉइंट इसमें दिया है, तो प्लांट तथा एनिमल्स में जुवेनाइल रिप्रोडक्टिव तथा सेनेसेंस फेज के बीच ट्रांजिशन के लिए हार्मोन्स उत्तरदायी होते हैं, यानी हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हार्मोन तथा सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बीच इंट्रैक्शंस यानी तालमेल रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस तथा हार्मोन्स यानी ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियरल एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में होने वाले इवेंट्स, फर्स्ट, मेच्योरिटी अटेंड करने के बाद सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जो इवेंट्स तथा प्रोसेस दिखाते हैं वो फंडामेंटली सिमिलर होते हैं। हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में संबंधित स्ट्रक्चर वास्तव में बहुत भिन्न होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में इवेंट्स इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स तथा स्लो होती है तथा एक रेगुलर सीक्वेंस को फॉलो करती है। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल तथा फीमेल गैमेट का फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन, जायगोट का फॉर्मेशन तथा एम्ब्रायोजेनेसिस के द्वारा करेक्टराइज होता है। इसमें 3 स्टेज होती हैं। इसमें फर्स्ट जो दिया है प्री फर्टिलाइजेशन, फिर सेकंड फर्टिलाइजेशन, फिर थर्ड जो दिया है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। बात की जाए यहाँ पर अगर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की, तो गैमीट के फ्यूजन से पूर्व होने वाली सेक्सुअल इवेंट को इसमें शामिल करते हैं। फिर गैमिटोजेनेसिस तथा गैमीट ट्रांसफ़र 2 प्रमुख प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं। इसमें पहला दिया है गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस का मतलब गैमीट का फॉर्मेशन होना या मेल तथा फीमेल गैमीट के बनने की प्रोसेस है। गैमीट एक प्रकार से हैप्लॉइड सेल्स होती हैं यानी कोशिकाएं होती हैं। फिर होमोगैमेट्स, जाहिर से नाम से पता चल रहा है होमोगैमेट्स मतलब एक जैसे होंगे। इसमें दोनों गैमीट एक समान दिखते हैं तथा इन्हें मेल तथा फीमेल गैमीट में कैटेगराइज करना पॉसिबल नहीं होता है, जैसे कि कुछ एल्गी हैं। फिर हेट्रोगैमेट्स, इसमें मेल तथा फीमेल गैमीट अलग अलग होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली मतलब मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल डिस्टिंक्ट यानी अलग होते हैं। जैसे मेल गैमीट को एंथ्रोजॉइड और स्पर्म का नाम देते हैं, वहीं फीमेल गैमीट को हम ईग या फिर ओवम के नाम से पहचानते हैं। मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसमें फिगर दिया गया है 1.5 टाइप्स ऑफ गैमेट्स के बारे में बताया गया है। आइसोगैमेट्स ऑफ यानी आइसोगैमेट्स क्लेडोफोरा जो कि एक का है उसमें देखने को मिलता है। हेट्रोगैमेट्स फ्यूकस मेल का है। हेट्रोगैमेट्स ऑफ होमोसेपियंस यानी मेल में भी यानी इंसानों में, होमोसेपियंस में यानी ह्यूमंस बीइंग में। वहीं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्राय 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स द्वारा बनने वाले मेल तथा फीमेल गैमेट के बीच फ्यूजन होता है, लेकिन यह सदैव ट्रूथ नहीं यानी हमेशा सच नहीं होता है। फिर बात की जाए यहाँ पर प्लांट की, तो प्लांट में मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स सेम प्लांट्स में हो तो इन्हें बाइसेक्सुअल प्लांट्स कहते हैं तथा डिफरेंट प्लांट्स पर हो तो इन्हें यूनिसेक्सुअल प्लांट्स कहते हैं। बहुत से फंजाई तथा प्लांट में बाइसेक्सुअल कंडीशन को होमोथैलिक तथा मोनोसिस जैसे शब्दों से डिनोट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हेटेरोथैलिक या फिर और डायोसियस टर्म का उपयोग यूनिसेक्सुअल कंडीशन को डिस्क्राइब करने में करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट में यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को एस्टेमिनेट, जो कि हम 11th क्लास में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ते हैं यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, एस्टेमिनेट तथा यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट कहते हैं। कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल तथा फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पर पाए जाते हैं, जिन्हें हम मोनोसियस प्लांट के नाम से जानते हैं, जैसे कि कुकुरबिटेसी फैमिली में जितने ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, यानी कुकुरबिट्स तथा कोकोनट्स। इसमें कद्दू वगैरह हम देखते हैं और यानी कुकुरबिटेसी में। उसके बाद बात करते हैं मेल तथा फीमेल फ्लावर जब अलग अलग प्लांट्स पर होते हैं तो इसे डायोसियस प्लांट्स कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे दिया है डेट पाम और पपाया। फिर वहीं बात करते हैं अगर एनिमल्स की, बाइसेक्सुअल एनिमल्स यानी हर्माफ्रोडाइट्स। एग्जाम्पल्स में दिया जैसे अर्थवर्म, स्पंज, टेपवर्म, लीच और भी कई सारे होते हैं। फिर यहाँ पर दिया है यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में कॉकरोच आता है। फिर
फिर सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जो कि 11th क्लास में चैप्टर नंबर 10th में हम पढ़ते हैं। सभी हेट्रोगैमेटिक स्पीशीज में गैमीट दो प्रकार के होते हैं, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। गैमीट हैप्लॉइड होते हैं, कोई भी गैमीट वो हैप्लॉइड ही होता है, लेकिन गैमीट बनाने वाली पेरेंटल प्लांट बॉडी या तो हैप्लॉइड होती है या फिर डिप्लॉइड। हैप्लॉइड पेरेंटल बॉडी मोनेरा, फंजाई, एल्गी तथा ब्रायोफाइट से संबंधित रखने वाले कई ऑर्गेनिजम्स में हैप्लॉइड गैमीट्स माइटोसिस द्वारा बनते हैं। क्या हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में भी मियोसिस होती है? तो नहीं होती है या फिर नहीं होगी। जैसे क्लास 11 में पढ़े हैं, एल्गी के लाइफ साइकिल का फॉलो चार्ट पढ़ने पर इसका सही आंसर मिल जाएगा। फिर डिप्लॉइड पेरेंटल्स बॉडी टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तथा लगभग सभी एनिमल्स यानी ह्यूमंस भी में हैप्लॉइड गैमीट मियोसिस द्वारा बनते हैं। फिर डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में बॉडी के स्पेशलाइज्ड सेल्स जैसे कि मियोसाइट्स, गैमीट्स मदर सेल्स में मियोसिस होती है। मियोसिस के अंत में क्रोमोसोम का केवल एक सेट ही गैमीट में ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर कई सारे फिगर दिए हुए हैं, यानी फिगर नंबर 1.6 डाइवर्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी इन द ऑर्गेनिजम्स। बाईसेक्सुअल एनिमल्स की बात की जाए तो यहाँ पर अर्थवर्म को दिया गया है, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स कॉकरोच है, फिर मोनोसियस प्लांट कारा, डायोसियस प्लांट मार्केंसिया, और यहाँ पर जो ई नंबर फिगर दिया है बाईसेक्सुअल फ्लावर यानी स्वीट पोटैटो। फिर यहाँ पर एक चार्ट दिया है क्रोमोसोम्स नंबर इन मियोसाइट्स यानी डिप्लॉइड 2n एंड गैमीट्स हैप्लॉइड n सम ऑर्गेनिजम्स फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस। अच्छा, यहाँ पर ह्यूमंस बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि मियोसाइट्स में यानी 2n डिप्लॉइड स्टेज में, और वहीं हैप्लॉइड इसका आधा कर देंगे तो हमेशा याद रखते हैं डिप्लॉइड फेस, बाकी हम हाफ कर लेते हैं। हाउस फ्लाई में 12 क्रोमोसोम में डिप्लॉइड की बात करेंगे सिर्फ यहाँ पर, और रैट में 42, डॉग में 78 और फ्रूट फ्लाई में 38 और कैट में 38 और फ्रूट फ्लाई में 8 क्रोमोसोम होते हैं। ऑफियोग्लोसम जो कि एक फर्न है उसमें होते हैं 1260 क्रोमोसोम यानी 1260 क्रोमोसोम, और एप्पल में 34 क्रोमोसोम। वहीं पर अगर राइस की बात की जाए तो राइस में 24 क्रोमोसोम और मेज में 20 क्रोमोसोम, पोटैटो में 12 और बटरफ्लाई में 380 क्रोमोसोम यानी 380 क्रोमोसोम, और ओनियन में 4 क्रोमोसोम। फिर बात करते हैं यहाँ पर हम गैमीट ट्रांसफ़र की। मेल और फीमेल गैमीट्स बनने के बाद दोनों फिजिकली एक दूसरे के पास आते हैं ताकि फ्यूज़न यानी फर्टिलाइजेशन हो सके। अच्छा, फिर अधिकतर ऑर्गेनिजम्स में मेल गैमीट मोटाइल होता है तथा फीमेल गैमीट स्टेशनरी होता है। कुछ एल्गी तथा फंजाई एक्सेप्शन यानी अपवादों को छोड़कर जिसमें दोनों टाइप्स के गैमीट्स मोटाइल होते हैं। मेल गैमीट को मूवमेंट के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। फिर एल्गी ब्रायोफाइट था टेरिडोफाइट जैसे सिंपल प्लांट्स में गैमीट का ट्रांसफ़र पानी के माध्यम से होता है। एल्गी ब्रायोफाइट था टेरिडोफाइट जैसे सिंपल प्लांट्स में गैमीट का ट्रांसफ़र पानी के माध्यम से होता है। बड़ी संख्या में मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट नहीं पहुंच पाते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट के समय मेल गैमीट के लॉस की पूर्ति कॉम्पेंसेट करने के लिए मेल गैमीट फीमेल गैमीट की तुलना में कई हजार गुना अधिक आते हैं या बनते हैं। सीड प्लांट्स में मेल गैमीट को पॉलन ग्रेन कैरी करते हैं, वहीं एग ओव्यूल में पाया जाता है। पॉलन ग्रेन्स एंथर में प्रोड्यूस होते हैं। पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, इसके लिए पॉलिनेशन होता है। फिर बाईसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है पी में पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना आसान होता है क्योंकि एंथर एवं स्टिग्मा पास पास होते हैं तथा पॉलन ग्रेन झड़ने यानी सीड के तुरंत बाद स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं। वहीं पर क्रॉस पॉलिनेटिंग एजेंट यानी क्रॉस पॉलिनेशन डायोसिस प्लांट से प्लांट में पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र एक स्पेशल इवेंट के द्वारा होता है
जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट होकर पॉलन ट्यूब बनाती हैं तथा पॉलन ट्यूब मेल गैमेट को ओव्यूल तक ले जाती हैं तथा इग के पास डिस्चार्ज निचोड़ कर दी जाती हैं। वहीं डायोसियस एनिमल्स में मेल तथा फीमेल गैमेट तो अलग अलग इंडिविजुअल द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसलिए ऑर्गेनिजम्स को गैमेट ट्रांसफ़र के लिए स्पेशल मैकेनिज्म्स विकसित करनी पड़ती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में मोस्ट क्रिटिकल इवेंट फर्टिलाइजेशन है तथा फर्टिलाइजेशन के लिए गैमेट का सक्सेसफुल ट्रांसफ़र तथा गैमेट का साथ साथ आना आवश्यक होता है। वही यहाँ पर फिगर दिया है 1.7 होमोगैमेटिक कॉन्टैक्ट इन एल्गा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जाइगोट एंड न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म। फिर अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है फर्टिलाइजेशन 1.2 गैमीट का फ्यूज होना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे महत्वपूर्ण घटना यानी मोस्ट वाइटल इवेंट्स है। इस प्रोसेस यानी गैमीट के फ्यूजन को हम सिनगैमी कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। इस प्रोसेस के लिए प्राय फर्टिलाइजेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन टर्म का प्रयोग हम फ्रीक्वेंटली करते रहते हैं, हालांकि ये इंटरचेंजेबल है। बट तब क्या होगा जब सिनगैमी नहीं होगी? फीमेल गैमेट के बिना फर्टिलाइज हुए नए ऑर्गेनिज्म्स को का बनना पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। यानी फीमेल गैमेट के बिना फर्टिलाइजेशन हुए ऑर्गेनिजम्स का बनना क्या कहलाता है? पार्थिनोजेनेसिस। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं जैसे कि रोटीफर्स, हनी बीज और कुछ लिजार्ड्स और जैसे बर्ड दिया है, बर्ड में तुर्की या फिर टर्की पढ़ते हैं लोग। फिर टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सिनगैमी बॉडी के बाहर एक्सटर्नल मीडियम जैसे कि पानी में होती है। एग्जाम्पल जैसे मोस्ट एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि दिया है यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ एल्गी एंड बोनी फिशेस एम्फीबियन। फिर यहाँ अगला पॉइंट, इसमें ऑर्गेनिजम्स अधिक संख्या में गैमीट्स को सराउंडिंग्स मीडियम यानी वाटर में प्रोड्यूस करते हैं ताकि सिनगैमी के चेंजेस अधिक बढ़ जाएं। फिर अगला पॉइंट, ये जीव सेक्सेस के बीच ग्रेट सिंक्रोनी यानी व्यापक समकालिकता प्रदर्शित करते हैं। फिर मेजर डिसएडवांटेज, इसमें ऑफ स्प्रिंग के शिकार होने का खतरा अधिक रहता है और एडल्ट होने तक उनका जीवन बड़ा जोखिम भरा रहता है। अगला पॉइंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसमें सिनगैमी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर होती है। एग्जाम्पल्स मेनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई, हायर एनिमल्स में आते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स एंड मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट पॉइंट, इन सभी ऑर्गेनिज्म में इग फीमेल बॉडी के अंदर बनते हैं जहाँ ये मेल गैमेट के साथ फ्यूज करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट मोटाइल होता है तथा इसे फ्यूजन के लिए इग के पास जाना पड़ता है। इसमें स्पर्म अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं लेकिन इग की संख्या कम होती है। सीड प्लांट में नॉन मोटाइल गैमेट्स को पॉलन ट्यूब के साथ फीमेल गैमेट तक लाया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट के बनने के बाद के इवेंट्स को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। जाइगोट सभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉयड का बढ़ना एक यूनिवर्सल इवेंट है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स में जाइगोट एक्सटर्नल मीडियम यानी वाटर में बनता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स में जाइगोट बॉडी के अंदर बनता है। जाइगोट के आगे का डेवलपमेंट ऑर्गेनिजम्स की लाइफ साइकिल तथा इन्वायरमेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। फंजाई तथा एल्गी में जाइगोट एक थिक वाल डेवलप कर लेता है ताकि जाइगोट की डेसिकेशन यानी शुष्कन और डैमेज से रक्षा हो सके, ताकि वो सूखने न पाए। यह जर्मिनेशन से पहले रेस्ट पीरियड में रहता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिजम्स में जाइगोट मियोसिस के द्वारा डिवाइड होकर हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं ताकि ये स्पोर्स ग्रो करके नए हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स बनाते हैं। तो जाइगोट एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी यानी वाइटल लिंक्स हैं जो स्पीशीज की कंटिन्यूटी को सुनिश्चित करते हैं। फिर प्रत्येक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग इसमें ह्यूमंस बीइंग भी इंक्लूड हैं, अपनी लाइफ
की शुरुआत एक सिंगल सेल जाइगोट से करता है। फिर एम्ब्रायोजेनेसिस, जाइगोट से एम्ब्रायो के बनने की प्रोसेस को एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रायोजेनेसिस के दौरान जाइगोट में सेल डिवीजन यानी माइटोसिस, सेल डिवीजन यहाँ पर होगा माइटोसिस, तथा सेल डिफरेंशिएशन होता है। सेल डिवीजन डेवलपिंग एम्ब्रायो में सेल नंबर को बढ़ाता है। सेल डिफरेंशिएशन से सेल के ग्रुप परिवर्तित होकर स्पेशल टिश्यू तथा ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, जिसके फलस्वरूप ऑर्गेनिजम्स का निर्माण होता है। जाइगोट के डेवलपमेंट के स्थान के आधार पर एनिमल दो प्रकार के होते हैं, ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस एनिमल्स ये वो एनिमल्स हैं जो फर्टिलाइज्ड या फिर अनफर्टिलाइज्ड इग को जन्म देते हैं। फर्टिलाइज्ड इग वातावरण में यानी पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट में सेफ प्लेस पर दिए जाते हैं तथा हार्ड कैलकेरियस सेल से ढके रहते हैं। अब ढके इसलिए रहते हैं ताकि वो सूखने ना पाएं। जैसे कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स इंक्यूबेशन पीरियड के बाद यंग वंस हैचिंग करके बाहर आ जाता है। फिर विविपेरस एनिमल्स, इनमें जाइगोट फीमेल बॉडी के अंदर ही यंग वन में डेवलप होता है। एक निश्चित ग्रोथ करने के बाद यंग वंस डिलीवरी के बाद फीमेल बॉडी के बाहर आ जाता है। फिर प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर तथा प्रोटेक्शन के कारण विविपेरस एनिमल्स के बच्चों का चांस ऑफ सर्वाइवल अधिक होता है। एग्जाम्पल जैसे दिया, मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस बीइंग। फ्लावरिंग प्लांट्स में जाइगोट ओव्यूल के अंदर बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद सिपेल, पेटल्स एंड स्टेमन्स मुरझाकर गिर जाते हैं। क्या आप कुछ प्लांट्स के नाम बता सकते हैं जिनमें सिपेल अटैच रहती है? तो ये प्लांट्स हैं कौन से? सोलेनेसी फैमिली में, जैसे ब्रिंजल एंड टोमेटो, और भी कई सारे आते हैं। हालांकि पिस्टिल प्लांट्स को अटैच रहती है, तब से अटैच रहती है। जाइगोट एम्ब्रायो में डेवलप हो जाता है, फिर ओव्यूल सीड में डेवलप होता है, और ओवरी फ्लूइड में डेवलप हो जाती है जब मेच्योर होते हैं, तथा इसकी वाल आगे चलकर फ्लूइड वाल का फॉर्मेशन करती है, जिसे पेरिकार्प का नाम देते हैं। फिर पेरिकार्प फ्लूइड को प्रोटेक्शन देने का कार्य करती है। इसे फेवरेबल कंडीशन आने पर सीड जर्मिनेट होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। यहाँ पर फिगर दिया है 1.8, अ फ्यू काइंड्स ऑफ फ्रूट्स सोइंग सीड्स एंड प्रोटेक्टिव पेरिकार्प, यानी पेरिकार्प एंड सीड को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं इस तरह से डेली एक लेक्चर ऑडियो फॉर्म में अपलोड करता रहूँगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक किया करें। अगला चैप्टर पर हम जल्दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इसी तरह आसान वे में मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू वॉच, फिर लिसन माई वॉइस या फिर लिसन माई चैप्टर। थैंक यू so much.